बच्चों, आज हम मैकेनिकल ग्रुप की ट्रेड थ्योरी की एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, मैं नाम बता देता हूँ, मेटल, धातुएं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आईटीआई की काफ़ी ट्रेड्स की जो थ्योरी है उसके सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो सिलेबस है उसके अंदर भी लगभग सभी ट्रेडों के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है। इसके अतिरिक्त आप अपने 10th और 12th में भी ये टॉपिक है, और पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज की जो मटेरियल साइंस की बुक है उसमें भी इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये जो सभी में छात्र बताए, ये सभी छात्र इस टॉपिक से बहुत लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त आपके जो कैंपस इंटरव्यू होते हैं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरव्यू के लिए आती है, उस टाइम जब इंटरव्यू होता है, इसके अलावा जो रिटन टेस्ट होता है उसके अंदर भी इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं। और आगे जाके आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट ये चैप्टर सभी ट्रेडों के लिए है ही। इसके अलावा आगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप जब विभिन्न कंपटीशन एग्जामिनेशंस देंगे तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत महत्व रखता है। और नौकरी लगने के बाद में भी जब आप कहीं भी वर्क करेंगे तो धातुओं के बारे में ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है, जिससे आप ये समझ सकें कि कौन सी धातु का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, किस धातु का की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस में कंडक्टिविटी कितनी है, किस में कम है, किस में वेट ज़्यादा है, किस में कम है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम होना चाहिए, और धातुएं और अधातुएं सभी के बारे में आपको नॉलेज होगा तो आगे जाके आप अपनी जो भी आपका वर्किंग रहेगा वहाँ पे आप अच्छा काम कर पाएंगे और आप सक्सेस हो पाएंगे। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आगे मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले हम थोड़ा सा मानव उत्पत्ति के बाद में जो अपना पाश्चात्य काल था उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, जिससे ये चैप्टर अपन बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस चैप्टर में देखिए, मैं ये जो लेसन से आपको दे रहा हूँ इसमें मैं ये पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो समझाया जा रहा है वो आप रुचि से समझें, और रुचि से समझने के साथ साथ में आप जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है वो लंबे समय तक आपको याद रहे। इसके लिए मैं एक तरीका अपना रहा हूँ, वह है माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब ऐसे नक्शे जिसमें चित्रों के द्वारा आपको समझाया गया है। माइंड मैप जिनमें चित्रों के द्वारा समझाया गया है। और इसके अंदर एक और कला का समावेश है। अपना जो मस्तिष्क है वो ऐसी बातों को ज़्यादा लंबे समय तक, या अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप रुचिकर अच्छी तरह से ध्यान से सुन पाएँ। इसके दो कुछ कारण हैं जिसके कारण से आपका मस्तिष्क काम करेगा। उसमें एक तो है माइंड कलरफुल, यानी रंगीन चीज़ों का या दृश्यों को या चित्रों को लंबे समय तक याद रखता है। आप एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखिए और वही फिल्म आप रंगीन देखेंगे तो आप रंगीन फिल्म देखते समय आपका ज़्यादा आपको रुचिकर लगेगा, और इसके अलावा वे लंबे समय तक याद आपको रहेगी। इसी तरह से यदि कोई फंक्शन है उसके अंदर 1000 व्यक्ति आए हुए हैं, सारे व्यक्ति सूट बूट में हैं
और एक व्यक्ति जो धोती और साफे के अंदर है, तो आप लंबे समय तक उस धोती और साफे वाले व्यक्ति को याद रख पाएंगे। इसी तरह से कोई फंक्शन है जिसके अंदर धोती साफे वाले ज़्यादा हैं और एक ही व्यक्ति यदि सूट बूट वाला है, तो आप उस जगह सूट बूट वाले व्यक्ति को आप ज़्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे। इसी तरह से मान लीजिए किसी फंक्शन में या किसी जगह 4-4 फीट के व्यक्ति हैं और वहाँ पे एक लंबा चौड़ा 7 फीट का कोई व्यक्ति आ गया, तो वो व्यक्ति आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यानी जो अनुपातिक रूप से थोड़ा भिन्न लगे और बेडल लगे और उटपटांग लगे, ऐसी चीज़ों को मस्तिष्क लंबे समय तक याद रख पाता है। और इसी जो मस्तिष्क की याद रखने की जो ये साइंस है, इस साइंस का उपयोग में माइंड मैप के थ्रू मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उसके अंदर आपका समय वेस्ट रहेगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो भी वीडियो दूँगा वो आपको बिल्कुल कंठस्थ लंबे समय तक याद रहेंगे। आपको रटने की मैं सोचता हूँ को आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आप ध्यान से समझ पाएंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ पाएगा। ये जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, ये वीडियो आप तक हर वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप अभी अपना मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को पुश कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। मैं मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेटल को समझने से पहले, जैसा मैंने बताया, हम अपनी पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जाते हैं। पाश्चात्य जब मानव की उत्पत्ति हुई, उसके बाद में पाश्चात्य सभ्यता में मानव अपना जीवन यापन करने के लिए शिकार करता था, जीव जंतुओं का शिकार करके या फलों को तोड़ के उनसे अपना पेट भरता था। तो उसको तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए उस टाइम अभी आधुनिक जैसे हथियार हैं, उस टाइम इतने हथियार नहीं थे। तो उस टाइम जब शुरू में उसने पत्थरों को, तीखे पत्थर जो थे, उसने उनको शुरू में उसको लिया। उसके बाद में धीरे धीरे उस पत्थरों को जो लगा, आपस में पत्थरों के द्वारा ही गड़ के उसको पत्थर को गढ़कर और उसको शार्प करके उसने हथियार बनाए। और उस हथियार के द्वारा जो भी उसका काटने पीटने का जो काम करता था, वो उस लोहे के पत्थर के हथियारों के द्वारा ही वो काम में लेते थे। लेकिन पत्थर के हथियारों में उसने अनुभूति की कि कभी कभी पत्थर गिर जाते थे, हाइट से गिर जाते थे या बहुत ज़्यादा चोट मारते थे, तो उसके कारण से पत्थर टूट जाते थे। तो उसने फिर थोड़ा सा आगे चल के लकड़ी के हथियार बनाना चालू किया। लकड़ी मोटी मोटी लकड़ी को काट के उसको, जैसे अपने पेंसिल को अपने शार्प करते हैं, उससे तीखा कर करके वो लकड़ी के हथियार भी उसको काम में लेना चालू करा। तो ये जो काल है, इस काल को जो नाम दिया गया, वो नाम दिया गया स्टोन एज। ये मैंने मेटल एज जो शुरू से धातु की जो खोज हुई थी, तब से लेके आधुनिक काल तक का ये माइंड मैप बनाया है। ये देखिए, इसमें मैंने ये देखिए पहले वाली जो स्टेज है वो है स्टोन एज। स्टोन एज में ये देखिए, ये इधर स्टोन पत्थर के रूप में उसको तीखा करके उसने हथियार के रूप में काम में लिया। और कुछ टाइम बाद में उसने वुड लकड़ी को तीखा करके ये भी हथियार के रूप में मानव ने काम में लिया। स्टोन एज के बाद में जब समय बीता, तो समय बीते बीते कुछ समय वो नदी के किनारे मानव जा रहा था। तो नदी के किनारे उसने देखा कि ऐसी कोई वस्तु उसको प्राप्त हुई जिस वस्तु को थोड़ा सा पीटने पे वो मुड़ गई और थोड़ी तीखी भी हो गई। और उसने पाया कि उसको उसकी अपने जो चाहे आकृति में उसको अपन मोड़ सकते हैं। तो इसको भी उसने तीखा करके और हथियार के रूप में काम में लिया। और ये धातु जो मिली उसको आगे जाके उसने तांबे का नाम दिया। और ये तांबे के हथियार फिर ये उसने काम में लेना शुरू किया। ये देखिए तांबे का हथियार है। और इस जो ये काल है उसको उसने कहा ताम्र युग या कॉपर एज। कॉपर में
उसको थोड़ी सी धीरे धीरे ये भी महसूस हुआ कि कॉपर लंबे समय तक उसकी जो कठोरता वो बनाए नहीं रखता था, और जिसके कारण से वो जल्दी घिस जाता था। और उसने फिर पाया धीरे धीरे, उसने उसको लोहे की खोज की, उसने लोहे की खोज, ये जो बाद में जो एज आया, वो जो काल आया, वो आयरन एज जैसे मैंने एक हथौड़े का माइंड मैप के रूप में आपको दिखाया है, क्रॉस पेन हैमर का, तो ये आयरन एज में ये देखिए इधर टूल्स और दिखाए हैं आपको, ये एक्सा फ्रेम और ये स्क्रू ड्राइवर, ये आयरन एज के अंदर अब लोहे में और उसके साथ में दूसरे और कंटेंट मिला के, और बाद में जाके स्टील आगे चल के, और स्टील भी का निर्माण वो कर पाया, और फिर और आगे जाके उसने और अलॉय उसके साथ में मिला के अलॉय स्टील बना के आज जो भी जितने भी टूल्स वगैरह हैं, जो ज़्यादातर अलॉय स्टील्स के अपन काम में लेते हैं, और जो लंबे समय तक और हाई टेम्परेचर के ऊपर भी अपनी हार्डनेस नहीं खोता है। तो इस तरह से ये मेटल की एज का मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। शुरू में स्टोन एज के बाद में कॉपर एज, और कॉपर एज के बाद में ये आयरन एज। ये देखिए इधर ये इनके ये फिगर है, ये आयरन एज, ये हुई मेटल एज के बारे में। अब मेटल के बारे में अपन समझते हैं। चलिए, मेटल को आगे समझने के लिए हम ये प्रयास करते हैं। मेटल को आगे समझिए, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। पदार्थ यानी वह वस्तु जो अपने आसपास में कोई भी वस्तु है, वह सब पदार्थ है। चाहे चौक हो, टेबल हो, डस्टर हो, लोहा हो, कोई बर्तन हो, ये सब क्या है? ये पदार्थ है। यानी पदार्थ को दूसरी तरह से हम समझने का प्रयास करें, इसकी परिभाषा देने का प्रयास करें, तो पदार्थ जो स्थान घेरता है, यानी ऑक्युपाइज स्पेस, है ना, ऐसा सबस्टेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करता है या स्थान घेरता है, वह पदार्थ है। इसी तरह से दूसरी इसकी जो प्रकृति है वो है कि ये इसमें मास होता है, यानी मात्रा होता है। यानी ऐसी वस्तु जिसमें मात्रा होती है और स्थान घेरती है, वो मैटर कहलाती है या पदार्थ कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये देखो, मैंने माइंड मैप बनाया है, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, एक झूले के रूप में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और इसके अंदर जैसे ये दिखाया है पेन, ग्लास, ब्लैक बोर्ड, चौक, चेयर, बोतल, स्टोन, कंप्यूटर, वाटर, ये जितने भी हैं, ये क्या है? ये मैटर के एग्जाम्पल है, मैटर के उदाहरण हैं। अब मैटर या पदार्थ की अवस्थाएं, किन किन अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है? पदार्थ प्रकृति के अंदर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है। 3 अवस्थाएं हैं। पहला जो है वो एलिमेंट यानी तत्व, दूसरा कंपाउंड, और तीसरा है यौगिक। कंपाउंड और यौगिक एक ही बात है। और तीसरा है मिश्रण। तत्व के बाद में यौगिक और मिश्रण। तत्व ऐसा पदार्थ जिसके अंदर जो अणु होते हैं वो समान अणु होते हैं। 2 या 2 से अधिक समान अणु मिलके जो पदार्थ बनाते हैं वो तत्व कहलाते हैं। इसी तरह से कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के ये जो है वो एटम्स होते हैं। जैसे मैंने बताया HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये मिलके HCl बना। इसी तरह से NaCl नमक जिसको अपन बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके ये आपस में दोनों भिन्न भिन्न अणु हैं। इसी तरह से मिक्सचर में जैसे मैंने बताया वीट और अनाज, कोई भी गेहूँ और जो है रेत का जो मिश्रण है उसको अपन बोलेंगे मिश्रण। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। इसी तरह से अब अपन हम एलिमेंट यानी तत्व को विस्तृत से समझने की प्रयास करते हैं।
विस्तृत से समझने का प्रयास करते हैं। तो एलिमेंट को देखिए मैंने बड़ा ई दिखा के आपको समझाने का प्रयास किया है। और नीचे चलते हैं। नीचे एलिमेंट क्या है? एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सबस्टेंस, यानी किसी भी पदार्थ की शुद्धतम अवस्था। शुद्ध, यदि किसी पदार्थ में से अशुद्धियाँ जो है वो निकालनी जाए और उसकी जो प्योर फॉर्म एकदम शुद्ध रूप में जो प्राप्त होता है वो तत्व कहलाता है। इसी तरह से जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम आर प्रेजेंट, जिसके अंदर एक समान तरह के जो है परमाणु पाए जाते हैं, वो कहलाता है तत्व। तो ये तत्व की परिभाषा अपन बोल सकते हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सबस्टेंस, किसी भी पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसके अंदर समान परमाणु पाए जाते हैं, उसको अपन तत्व बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। तत्व जो है, जैसे ये मैंने बताया, प्रकृति के अंदर ये देखिए ई यानी एलिमेंट, प्रकृति के अंदर टोटल अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें बराण में जो तत्व है वो प्रकृति के अंदर प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। बराण में से जो 70 तत्व हैं वो है मेटल यानी धातु। 70 तत्व धातुओं के रूप में होते हैं। और नीचे जैसे मैंने 22 बताया, ये 22 जो है वो है नॉन मेटल, 22 तत्व नॉन मेटल है। और जो बाकी जो बचे वो है मेटलॉइड्स यानी उपधातु। तो ये तत्व 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, और मेटलॉइड्स यानी उपधातु। अब अपन आते हैं मेटल के ऊपर। देखो, मेटल को मैंने ये जो आपको बताया है एक बर्तन के रूप में बताया था कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यानी जितने भी बर्तन जो बने होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। तो मेटल धातुओं की जो ऐसे तत्व जो धातु और जो ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। एक इसकी इनकी प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इनके अंदर विशेष तरह की चमक होती है। तो ये जो तत्व हैं, ये जो 70 तत्व हैं, वो धातु के अंतर्गत आते हैं। तो धातुओं के जो उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे कॉपर यानी तांबा, फॉस्फोरस यानी, और इसके अलावा फॉस्फोरस नहीं, लोहा, फेरस, लोहा, एजी यानी सिल्वर चांदी, जिंक जस्ता, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा एचजी यानी पारा। तो ये पारे को छोड़ के सभी धातुएं, वो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा केवल ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में हम लोग आते हैं नॉन मेटल यानी अधातु। अधातु में देखिए मैंने कार्बन, फास्फोरस, सल्फर यानी गंधक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। तो ये सभी क्या हैं? वो अधातु है। अब ऐसी धातु है जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वो बीच की जो धातु है उनको बोलते हैं अपन उपधातु। उपधातु में जैसे मैंने बताया, एक सेमीकंडक्टर ये रजिस्टर का मैंने चित्र बनाया है, जिसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये जो मैंने दिखाया कलर्ड करके, और ये एक अर्धचालक के रूप में इनको काम में लिया जाता है। ये है उपधातु। तो यानी एलिमेंट्स 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, धातु, अधातु और उपधातु के रूप में। तो ये हुए एलिमेंट्स या तत्व। इसके बाद में अब तत्वों में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स या उपधातु आने के बाद में अपन जो
जो मुख्य जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मेटल। ये देखिए, ये मैंने मेटल को समझाने के लिए ये माइंड में बनाया है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि ऐसा चित्र जो उटपटांग हो, ये एक मैंने आदमी बनाया है। आप देखिए इसके अंदर जो आदमी की जो खोपड़ी है वो सीधी नहीं होके ये साइड में लगी है, और उसकी आंखें जैसे अपने समांतर होती है, ऐसे ओरिजिनल क्षैतिज हॉरिजेंटल नहीं होके इनकी आंखें वर्टिकल है, मूछें भी इसकी वर्टिकल है, मुंह, और इसके जो हाथ है वो धड़े से नहीं करके इसके कान से इसके हाथ निकाले हैं, और हाथ में एक तरफ इसके 3 उंगलियां हैं और एक तरफ इसके 4 है। इसी तरह से चोटी को ये गुब्बारा, चोटी लेके उसको गुब्बारा उड़ रहा है। ये सब उटपटांग चित्र बनाया है ताकि आपको समझ में इसके, जैसे मैंने बताया कि उटपटांग चित्र को माइंड आपका लंबी समय तक याद रख पाता है। तो ये एक मेटल के रूप में ये मेटल भाई साहब हैं जिनकी मूछें देखिए बड़ी बड़ी हैं, नाक भी है इनके, और देखिए इनके कान से हाथ जा रहे हैं। अब इनकी परिभाषा, इन मेटल भाई साहब की परिभाषा अपन समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा, मेटल शब्द जो लिया गया है वो ग्रीक शब्द मेटलोन से लिया गया है। मेटलोन यानी माइन क्वेरी, यानी खान की ऐसी धातु जिसको वह पदार्थ जिसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करने के बाद में वो चमक प्रदर्शित करता है, यानी जिसको शुद्ध यदि किया जाए और शुद्ध करने के बाद में उसके अंदर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाए, तो ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मेटल की जो गुण हैं वो उसके अंदर क्या क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं, यानी उसके अंदर अगाध वर्धिता का गुण होता है जिसको अपन पीट के चपटा कर सकते हैं। इसी तरह से गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और धातु का जो है अच्छा चालक होते हैं। और हैव स्पेशल लस्टर, यानी एक विशेष प्रकार की चमक उसके अंदर होती है, और वो ये जो धातु हैं उनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये एक डेफिनेशन आप दे सकते हो कि ऐसा पदार्थ जिसको साफ करने पे विशेष प्रकार की चमक जिसके अंदर पाई जाती है, और तन्य हो, अगाधवर्ध्य हो, धातु और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, और उसके अंदर विशेष चमक हो, तो ये है मेटल और आगे समझने हैं। इसका जो केमिकल एलिमेंट्स जो प्रकृति के अंदर 25% के लगभग ये आपका मेटल शुद्ध और अशुद्ध इसके साथ में ये पाए जाते हैं। देखिए मेटल को और आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको ये और समझाना चाहूँगा। ये देखिए ऊपर जो गुब्बारा इसकी चोटी से उड़ रहा है, ये इसके अंदर देखिए और यानी अयस्क को क्या बोलते हैं? अयस्क इक्वल टू मेटल प्लस इम्प्योरिटीज़, यानी अयस्क किसी भी धातु का अयस्क क्या होता है? अयस्क जिसके धातु, देखिए धातु जमीन के अंदर एकदम शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती है। मान लीजिए लोहा है, तो लोहे के साथ में बाकी और अन्य धातुएं भी होगी, और उसके साथ में धूल, मिट्टी और दूसरे पत्थर वो सब होंगे, तो वो लोहे के लिए, चाहे दूसरी जो धातु उसके जो इसके लोहे के साथ में जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, तो वो लोहे के लिए अशुद्धि है। तो लोहे के अलावा जितनी भी जो पदार्थ हैं वो अशुद्धियाँ हैं, और जो लोहा मुख्य धातु है, तो मुख्य धातु और जो अशुद्धियाँ दोनों मिला के जो पूरा जो पदार्थ जो है वो कहलाता है अयस्क, यानी और ये अलग अलग धातुओं के अलग अलग, जैसे लोहे का लोहे अयस्क होता है, अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्क पाए जाते हैं। तो अयस्क को विभिन्न विधियों के द्वारा साफ करके और फिर मेटल के रूप में, शुद्ध रूप में मेटल को प्राप्त किया जाता है। अब मेटल के जो एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ मेटल के अंदर बिल्डिंग एंड
ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कोई भी भवन का काम हो या पुलों का निर्माण है, उसके लिए धातु के लिए काम में लेते हैं। जनरली ज़्यादातर लोहा इसके अंदर काम में लिया जाता है। इसी तरह से मोस्ट जितने भी व्हीकल हैं, जितने भी आपके ट्रक हैं, बसें हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, जीपें हैं, इनमें ज़्यादातर जो है वो मेटल ही काम में लिया जा रहा है। इसी तरह से होम अप्लायंस, जितने भी घरेलू बर्तन हैं उसके अंदर अपन देखते हैं घर के अंदर जो भी बर्तन हैं आपके खाना बनाने के लिए, किचन के अंदर जो भी भगोनी है, कढ़ाई है, वो सब धातुओं से बनी होती है। इसी तरह से टूल्स, अपनी मशीन शॉप में या वर्कशॉप के अंदर जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, इसके अलावा पाइप है और रेलवे का जो ट्रैक्स हैं, ये जितने भी ये जो मैंने बताया वो सारे मेटल के बने होते हैं। इसके अलावा सिक्के हैं, गहने हैं, वो सब भी विभिन्न तरह के मेटल्स के बने होते हैं। अब हम आते हैं मेटल की फॉर्म और स्ट्रक्चर, उसका जो संरचना कैसे बढ़ जाती है। मेटल के अंदर जो आपस में जो अणु, जो एटम्स आपस में जो जुड़े होते हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखिए मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा आपस में ये जुड़े होते हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड जैसे मैंने 3 तरह के बताया। एक तो मेटेलिक बॉन्ड में एटम्स जो है, एटम्स अरेंज्ड इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर के रूप में, जो उसका जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्रिस्टल के रूप में। जैसे आपने देखा होगा जो मिश्री है, जो साबुत मिश्री है, उसको या जो साबुत नमक है, उसके अंदर एक विशेष संरचना होती है, तो वो क्रिस्टल के रूप में होता है। तो इसी तरह से धातु के अंदर भी एक क्रिस्टल संरचना होती है। तो वो क्रिस्टल संरचना जैसे मैंने बताया, ये जैसे मुख्य रूप से 3 तरह के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। पहला जो है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये मैंने घन बताया है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ये देखिए बॉडी सेंटर में, इसमें जो घन है, घन जो इसके अंदर इसका संरचना इस तरह होती है कि इसमें जो एटम है, इसका बॉडी का जो सेंटर है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर, ये एटम है इसके अंदर। इसी तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर में देखिए ये क्यूब बताया। तो क्यूब में प्रत्येक फेस के ऊपर, ये सामने वाले फेस पे देखिए, सामने वाले फेस पे सेंटर में, इसी तरह से साइड के फेस में सेंटर में, ऊपर और नीचे के फेस में, ये सेंटर के अंदर ये एटम है। तो ये है फेस सेंटर्ड एटमिक स्ट्रक्चर। इसी तरह से ये देखिए नीचे, ये इधर आइए आप, ये गन के रूप में हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें देखिए ऊपर ये हेक्सागन है, हेक्सागन के सेंटर के अंदर और उसके जो पॉइंट है उसके ऊपर, यानी उसको पूरा तरह से पैक्ड ये हेक्सागन के रूप में हो रखा है। तो ये जो 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गए इसके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इसी तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये हुआ इसका मेटल का जो है वो उसकी संरचना। अब मेटल के एग्जाम्पल, इतना आपने मेटल के बारे में आप समझ चुके हो। तो ये जो मुच्छे वाले भाई साहब है मेटल, देखिए मुच्छे भी कितनी है, गुस्से में है थोड़े। ये मेटल के एग्जाम्पल अपन लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, फेरस, टिन, क्रोमियम, तो ये मेटल है। इसी तरह से लिथियम है, ऑर्मियम है। इसके अलावा ये देखिए, इसके अलावा सिल्वर, बोरॉन, प्लूटोनियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, पैलेडियम, ये सब वो धातुओं के उदाहरण हैं। तो ये धातुओं का चैप्टर जो है ख़त्म हुआ। एक बार इस मेटल भाई साहब को पूरा
ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, ताकि आपको रात को नींद में डरना मत। अब इनको देख के ना, इनकी मूंछें बड़ी भयानक हैं, तो थोड़ा सा ये मान के चलना कि ये बहुत आपके काम वाले भाई साहब है ये मेटल। और आप एक चीज़ और करना, जैसे इनकी मूंछें हैं, मूंछों के साथ में ये गुब्बारे के अंदर उड़ रहे हैं, आप अपने आसपास में जितने भी धातुएं हैं उसकी लिस्ट बनाइए हैं, वो कि कौन कौन सी धातुएं आपके आसपास में है। तो ये था मेटल्स के बारे में मैंने बताया। आगे वाले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको आपका होमवर्क, जैसे मैंने बताया, आपके आसपास में जितनी भी धातुएं हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं जो आप दैनिक जीवन के अंदर आप काम में ले रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। और उसके बाद में ये भी आप प्रयास कीजिए कि कौन सी धातु लौह धातु हैं और कौन सी अलोह धातु हैं। इसके बारे में अपन आगे वाले वीडियो के अंदर समझेंगे। इसके अलावा धातुओं की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, इसके बारे में आगे वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। मेरे साथ बनिए रहिए। और एक बात और कीजिए, अपने हाथ में मोबाइल उठाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब यदि आप नहीं किया तो अभी कर दीजिए। और आगे वाले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।